नमस्कार। पॉजिटिव आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1 में आपका स्वागत है। पॉजिटिव आइसोलेशन स्टैंडर्ड की डिटेल जानकारी के लिए आप सेफ्टी स्टैंडर्ड पॉजिटिव आइसोलेशन प्रोसीजर SS/GEN-26 को रेफर कर सकते हैं। यह डॉक्यूमेंट इंट्रानेट पर GDCS में उपलब्ध है। आइए देखते हैं कि इस प्रोसीजर का उद्देश्य क्या है। इस पॉलिसी के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, इस प्रोसीजर का उद्देश्य उन सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो काम कर रहे हैं। कोई भी कार्य, चाहे ऑपरेशन का हो या मेंटेनेंस का, व्यक्तियों तथा उपकरणों को हानि पहुंचाए बिना संपन्न होना चाहिए। दूसरा, जो लोग इस प्रोसीजर का उपयोग करेंगे उनको अपनी सुरक्षा और अपने साथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। याद रखें, समय की बचत या प्रोडक्शन बढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि कार्य को सुरक्षित ढंग से किया जाए। आइए इस पॉलिसी का स्कोप जान लेते हैं। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एनर्जी सोर्सेज को पॉजिटिवली आइसोलेट करने और लॉक करने के तौर तरीकों के बारे में बात करता है। इसके अलावा कंपनी में जितने भी प्रोसीजर है, जैसे वर्किंग एट हाइट, गैस कटिंग एंड वेल्डिंग, गैस सेफ्टी, वो सब इस प्रोसीजर से अलग है और जब जहां जैसे एप्लीकेबल हो उनको फॉलो करना चाहिए। पॉजिटिव आइसोलेशन का ये जो प्रोसीजर है वो अन्य सभी प्रोसीजर से अलग है। एक बात ध्यान देने की है, हर केस में वर्क परमिट सिस्टम फॉलो करना जरूरी है। वर्क परमिट सिस्टम की डिटेल जानकारी के लिए SS/GEN-25 को रेफर कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में कोई छूट भी है क्या? कोई भी इलेक्ट्रिकल जॉब जो 250 वोल्ट AC या 220 वोल्ट DC से संबंधित हो, जैसे किसी बिल्डिंग में लाइट सर्किट पर काम करना, ट्यूबलाइट चेंज करना, पंखा बदलना, इस तरह के काम इस प्रोसीजर के अंतर्गत कवर नहीं है। लेकिन फिर भी ध्यान रखें, ऐसे सभी कामों में वर्क परमिट सिस्टम लेना अनिवार्य है। परंतु ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो किसी एनर्जी सोर्सेस को कंट्रोल करते हो या रेगुलेट करते हो, चाहे किसी भी वोल्टेज लेवल के हो, पॉजिटिव आइसोलेशन के स्कोप में आते हैं। जैसे अगर कोई 24 वोल्ट DC का सोलेनॉइड वाल्व अगर किसी स्टीम वाल्व को कंट्रोल करता है, तो ये सोलेनॉइड वाल्व पॉजिटिव आइसोलेशन के स्कोप में कवर होगा। इसके अलावा किसी भी एनर्जी सोर्स के लिए कोई छूट नहीं है। अगर किसी इक्विपमेंट का ट्रायल लेना हो तो क्या करेंगे? कोई भी परफॉर्मेंस ट्रायल या टेस्टिंग इस प्रोसीजर के तहत कवर नहीं है, जैसे ब्रेकर, बस बार या केबल का हाई पोटेंशियल टेस्ट अथवा ब्रेकर का स्प्रिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ट्रायल के केस में जो काम करवा रहे हैं वो लोग एक अलग वर्क परमिट लेंगे ट्रायल के लिए। ओनर एजेंसी से ट्रायल का स्पेसिफिक वर्क परमिट लेने के बाद वर्किंग एजेंसी अपना SOP फॉलो करेगी। इस केस में भी वर्क परमिट देने से पहले ओनर एजेंसी कंफर्म करेगा कि वर्किंग एजेंसी के पास उनके सेक्शन इंचार्ज द्वारा अप्रूव्ड SOP मौजूद है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये उस इक्विपमेंट का ट्रायल प्रोसीजर है। पॉजिटिव आइसोलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? पॉजिटिव आइसोलेशन का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, माई लाइफ इज माई लाइफ। ये सभी के लिए मूल मंत्र होना चाहिए, माई लाइफ इज माई लाइफ। पॉजिटिव आइसोलेशन कैसे होना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है, करेक्ट आइसोलेशन को सुनिश्चित किया जाए।
दूसरा, ये सुनिश्चित किया जाए कि जब तक कार्य समाप्त नहीं हो जाता इक्विपमेंट चालू नहीं किया जाए। करेक्ट आइसोलेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमें 2 काम करने हैं। पहला, हर काम के लिए एनर्जी सोर्सेस आइडेंटिफाई किए जाए। दूसरा, अधिकृत व्यक्ति ही पॉजिटिव आइसोलेशन करें। इस दोनों को हम बाद में विस्तार से समझेंगे। काम समाप्ति तक इक्विपमेंट चालू न होने की गारंटी हम 2 कामों से सुनिश्चित कर सकते हैं। पहला, सिस्टम लॉक, दूसरा पर्सनल लॉक। येलो लॉक इक्विपमेंट के लिए होता है और ब्लैक लॉक ग्रुप आइसोलेशन ब्लॉक्स पे लगाया जाता है। पर्सनल लॉक्स नीले तथा लाल रंग के होते हैं। रेड लॉक टाटा स्टील एम्प्लॉयज के लिए होता है और ब्लू लॉक कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज के लिए होता है। आइए एनर्जी सोर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं। इस डॉक्यूमेंट के 2 उद्देश्य हैं। पहला, किसी भी काम के लिए सेक्शन के जानकार लोगों ने आपस में डिस्कस करके जो भी एनर्जी सोर्सेज आइडेंटिफाई किया है वो सभी लिखित में अप्रूव्ड होना चाहिए। दूसरा, ये जो लिखित डॉक्यूमेंट है ये आइसोलेटिंग एजेंसी भी देख सकता है और आइसोलेशन रिक्वेस्टर भी देख सकता है। ESI डॉक्यूमेंट में ये 3 चीजें कवर होती हैं: आइसोलेशन पॉइंट्स, मेथड ऑफ आइसोलेशन और लॉकिंग पॉइंट्स। सिंगल एनर्जी सोर्स वाले जॉब के लिए ESI डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट इस प्रकार का है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। उदाहरण के तौर पर यहाँ एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम दिया गया है। इस ट्रांसफार्मर का इनकमिंग 13.2 किलोवोल्ट और आउटगोइंग 6.6 किलोवोल्ट है। यहाँ हम देखेंगे कि पॉजिटिव आइसोलेशन को अप्लाई करते हुए इस ट्रांसफार्मर पर कोई भी मेंटेनेंस जॉब हमें किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले ESI डॉक्यूमेंट को रेफर करें। ये डॉक्यूमेंट हमें पॉजिटिव आइसोलेशन से संबंधित सारी जानकारी देगी, जैसे इक्विपमेंट का नाम, इक्विपमेंट का नंबर, जॉब का प्रकार, आइसोलेशन की विधि तथा आइसोलेशन का लोकेशन। हमारा ये एग्जाम्पल इक्विपमेंट C25 ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, सेक्शन PPE का है। जॉब टाइप है ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस और पॉजिटिव आइसोलेशन के लिए हमें 13.2 वोल्ट सप्लाई ब्रेकर को पैनल नंबर 3 से रैक आउट करना है तथा MCC T30 को भी आइसोलेट करना है। ध्यान दीजिए कि ESI डॉक्यूमेंट हमेशा हर जॉब के लिए बनाते हैं, ना कि किसी इक्विपमेंट के लिए। कई बार बहुत सारे जॉब के लिए एक ही तरह के आइसोलेशन चाहिए। सभी जॉब्स के लिए सेम ESI डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक मोटर ड्रिवन पंप है जिसका एक सक्शन वाल्व है, एक डिलीवरी वाल्व है, मोटर और पंप कपल्ड है। मान लेते हैं कि किसी डिपार्टमेंट के आइसोलेशन प्लानर्स को लगा कि इस सिस्टम में 6 जॉब्स के लिए एक ही तरीके का आइसोलेशन चाहिए, तो यहाँ सारे जॉब को सेम ESI डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। यहाँ मल्टीपल एनर्जी सोर्स के लिए यूज होने वाला ESI डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिखाया गया है। सबसे पहले उससे जॉब में जो टाइप ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व है उसे आइडेंटिफाई करना है। इस एरिया को रेड घेरे में दिखाया गया है। उसके बाद हर एनर्जी को पॉजिटिवली आइसोलेट करने के लिए तरीका और पैनल नंबर आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसे ग्रीन घेरे में दिखाया गया है। ये एक मल्टीपल एनर्जी सोर्स वाले ESI फॉर्मेट का पहला पार्ट दिखाया गया है। पहला, इस जॉब में इन्वॉल्व्ड एनर्जी सोर्सेज के प्रकार को लिखा जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, गैस, फ्लूइड या कोई और। जैसे कि दिए गए एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्वॉल्व है तो इलेक्ट्रिकल के नीचे यस लिखेंगे। इसी तरह गैस एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है तो नो लिखेंगे। इन जॉब्स में किसी अन्य प्रकार का एनर्जी सोर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए इनके स्थान पर NA लिखा हुआ है। मतलब ESI डॉक्यूमेंट का पहला सेक्शन इक्विपमेंट के डिटेल, एनर्जी सोर्सेज के इन्वॉल्वमेंट और जॉब के प्रकार के बारे में बताता है।
दूसरे सेक्शन में हम हर एनर्जी सोर्स के आइसोलेशन का मेथड और कहां पर आइसोलेशन लॉक को लगाना है ये लिखा जाएगा। दूसरा सेक्शन इलेक्ट्रिकल तथा फ्लूइड एनर्जी सोर्सेस के आइसोलेशन के तरीकों और आइसोलेशन लॉक के लोकेशन को बताता है। यहाँ उसी ESI डॉक्यूमेंट के उन दोनों पार्ट्स को एक साथ दिखाया गया है। ESI डॉक्यूमेंट का पेज इस तरह दिखाया जाएगा। ये फॉर्मेट उन जॉब्स के लिए है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एनर्जी सोर्स इन्वॉल्व है। एक्रीडेशन और ऑथराइजेशन क्या है? पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि ये चीज पॉजिटिव आइसोलेशन और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के प्रोसीजर से कैसे जुड़े हुए हैं जो प्लांट में हम यूज करते हैं। एनर्जी सोर्सेस का पॉजिटिव आइसोलेशन सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन द्वारा ही होना चाहिए। जैसे कि ESI डॉक्यूमेंट में पहले हमने बताया था कि ऑथराइज्ड पर्सन उन्हें कहेंगे जिन्होंने पॉजिटिव आइसोलेशन लेवल 1A ट्रेनिंग किया है और इसका टेस्ट कम से कम 70% अंकों से पास किया है। डिपार्टमेंट में चीफ या हेड ही किसी व्यक्ति को हर प्रकार के आइसोलेशन के जॉब के लिए ऑथराइज करेंगे। ऑथराइज लोगों की एक स्वीकृत सूची डिपार्टमेंट में क्वालिटी डॉक्यूमेंट के तौर पर मेंटेन की जाएगी। पॉजिटिव आइसोलेशन के डिटेल्स में जाने के पहले कुछ शब्दों का डेफिनेशन जान लेते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन के अंतर्गत 3 प्रकार के लोग डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला प्रोटेक्टेड पर्सन। प्रोटेक्टेड पर्सन वो व्यक्ति है जो कि इक्विपमेंट पर काम करने जा रहा है। ऐसे सभी व्यक्ति को जो किसी इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उन सभी को प्रोटेक्टेड पर्सन कहा गया है। दूसरा आइसोलेटिंग पर्सन। आइसोलेटिंग पर्सन वो व्यक्ति है जो आइसोलेशन करता है और इस काम के लिए ऑथराइज्ड है। तीसरा आइसोलेशन प्लानर्स। आइसोलेशन प्लानर वो व्यक्ति है जो आइसोलेशन प्रोसीजर बनाना, कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन का प्रोसीजर बनाने का काम करता है। आइसोलेशन प्लानर ही एनर्जी सोर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन स्टैंडर्ड में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। तीनों के लिए अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग डिफाइन किए गए हैं। आइए ट्रेनिंग के इन डिफरेंट लेवल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1। आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1 का कोर्स प्रोटेक्टेड पर्संस के लिए है और इसके अंदर आइसोलेशन लॉकिंग रेगुलेशंस को कवर किया गया है। दूसरा है आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1A। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो एनर्जी आइसोलेशन करेंगे। ये कोर्स आइसोलेटिंग पर्संस के लिए जरूरी है। तीसरा है आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 2। ये कोर्स आइसोलेशन प्लानर्स के लिए है। सभी टाटा स्टील एम्प्लॉइज जो वर्क परमिट के अंतर्गत काम करते हैं उन्हें आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1 जरूर करना चाहिए। सभी कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर जो वर्क परमिट के अंतर्गत काम करते हैं उन्हें भी आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1 जरूर करना चाहिए। सभी आइसोलेटिंग पर्सन को आइसोलेटिंग ट्रेनिंग लेवल 1A जरूर करना चाहिए। सभी आइसोलेटिंग प्लानर्स को आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 2 की ट्रेनिंग जरूर ले लेनी चाहिए। आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है सेपरेशन और ब्लॉकिंग द एनर्जी सोर्स। किसी भी प्रकार के एनर्जी सोर्स को इक्विपमेंट से अलग करना या किसी जगह पर ब्लॉक करना आइसोलेशन कहलाता है। साथ ही काम करने के
क्षेत्र से किसी भी रेसिड्यूअल एनर्जी को हटाना और ऐसे उपाय करना जो कि एनर्जी ब्लॉक की गई है उसे अनऑथराइज्ड तरीके से हटाया ना जा सके। कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन, अगर किसी भी आइसोलेशन में 3 आइसोलेटर या 2 से ज्यादा प्रकार के एनर्जी सोर्स इन्वॉल्व हैं, तो इसे कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन कहते हैं। सारे कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन के लिए अलग आइसोलेशन प्रोसीजर लिखा होना चाहिए। कंट्रोल स्टॉप, कंट्रोल स्टॉप वह मेथड है जिसमें इक्विपमेंट को कम समय के लिए काम के लिए बंद किया जाता है, पर इसमें लॉक नहीं लगाया जाता। इसमें वही काम कर सकते हैं जो कम समय के हों, जो लो रिस्क जॉब हो और जो रूटीन काम हो। कोई भी रिपेयर या मेंटेनेंस का काम कंट्रोल स्टॉप में नहीं किया जा सकता। कंट्रोल स्टॉप का एक अलग प्रोसीजर होना चाहिए। हाई वोल्ट सिस्टम में किसी भी काम के लिए कंट्रोल स्टॉप सिस्टम नहीं यूज कर सकते। एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, केमिकल, थर्मल या रेडियो एक्टिव, ग्रेविटेशनल, मूविंग लोकोमोटिव इत्यादि। एनर्जाइज्ड, एक इक्विपमेंट जब किसी एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड हो तो उसे एनर्जाइज्ड कहा जाता है। इक्विपमेंट, सारी मशीन्स और सिस्टम जैसे पंप, कंप्रेसर्स और पॉजिटिव आइसोलेशन सिस्टम जैसे वेंटिलेशन और हीटिंग सिस्टम, लाइटनिंग टूल्स और सर्किट ब्रेकर्स इसके अंतर्गत आते हैं। आइसोलेशन प्रोसीजर, ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कौन सा इक्विपमेंट आइसोलेट करना है तथा कैसे करना है। एनर्जी सोर्स आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन प्रोसीजर यूज करना चाहिए। इक्विपमेंट लॉक येलो रंग का होता है। आइसोलेटिंग पर्सन इसे आइसोलेटर के सेफ पोजीशन में आइसोलेटर पर अटैच करता है ताकि आइसोलेटर के किसी भी मूवमेंट को रोका जाए। दूसरा है ग्रुप आइसोलेशन। जब कहीं ज्यादा लोग काम में इन्वॉल्व हो तो ग्रुप आइसोलेशन किया जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से सीखेंगे। ग्रुप लॉक काले रंग का होता है। इसे ओनर एजेंसी लगाती है, यानी वो एजेंसी जिसकी ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स की जिम्मेदारी होती है। इसका इस्तेमाल इक्विपमेंट लॉक कीज को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। पर्सनल लॉक, जब आइसोलेटर को सेफ पोजीशन में लॉक कर दिया जाए तब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए लॉक को पर्सनल लॉक कहते हैं। सारे टाटा स्टील एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं अपना पर्सनल लॉक यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर के लिए कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर अपना पर्सनल लॉक लगाएगा। टाटा स्टील एम्प्लॉइज के लिए लॉक का कलर रेड है और टाटा स्टील सुपरवाइजर्स के लिए लॉक का कलर ब्लू है। ध्यान दीजिए, किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल लॉक उसके लिए उसके गेट पास के जितना ही इम्पोर्टेंट है। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स का इस्तेमाल केवल ग्रुप आइसोलेशन के लिए किया जाता है। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स नॉर्मली फिक्स टाइप का होगा और इक्विपमेंट के पास किसी सुविधाजनक जगह पर परमानेंटली लगाया जाएगा। लेकिन जगह पर ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स का फिक्स्ड इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पर लोकेशन का ध्यान रखते हुए एक पोर्टेबल ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स को ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बॉक्स को इक्विपमेंट के पास भी रखना चाहिए जब तक कि परमिट को सरेंडर ना कर दिया जाए। आइसोलेटर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि एनर्जी सोर्सेस को इक्विपमेंट से पॉजिटिवली सेपरेट या ब्लॉक करता है और किसी भी प्रकार के रिमोट ऑपरेशन को करने के लिए केपेबल नहीं होता है जब तक कि पॉजिटिव आइसोलेशन की प्रक्रिया चल रही हो। पुश बटन्स, इमरजेंसी स्टॉप, लिमिट स्विचेस तथा रेल वेजेस जैसे डिवाइसेस आइसोलेटर नहीं कहे जाएंगे। आइसोलेटिंग डिवाइस एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी के ट्रांसमिशन या रिलीज को फिजिकली रोकता है। सर्किट ब्रेकर, लाइन वॉल्व इत्यादि आइसोलेटिंग डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अन्य डिवाइसेस जैसे लोकल स्टार्ट स्टॉप स्विच, सेलेक्टर स्विच, ऑटोमेटिक वॉल्व इंटरलॉक्स इत्यादि आइसोलेटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर बता सकते हैं?
आइए देखते हैं कि हम डेली यूज होने वाले कुछ डिवाइसेस में से आइसोलेटर और आइसोलेटिंग डिवाइसेस को पहचान पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं कि हमारे जवाब सही है या नहीं। आशा करते हैं कि आपके जवाब सही रहे होंगे। आइसोलेटिंग एजेंसी। आइसोलेटिंग एजेंसी उस डिपार्टमेंट या यूनिट को कहते हैं जिसे इक्विपमेंट के आइसोलेशन के लिए ऑथराइज किया गया है, जैसे कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल शिफ्ट। आइसोलेशन बाउंड्रीज। आइसोलेशन बाउंड्री आइसोलेशन के कवरेज और रेंज को डिस्क्राइब करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पर्सनल लॉ की बाउंड्री क्या है, मतलब इस आइसोलेशन से कहां तक हम सेफ हैं, जिसके आगे हमें नहीं जाना है। हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 650 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, हाई वोल्टेज का क्राइटेरिया इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के रिवीजन के साथ बदल सकती है। लॉकआउट पॉइंट। लॉकआउट पॉइंट वो जगह है जहां पर हम इक्विपमेंट लॉक लगाते हैं जिससे कोई इन्हें ऑपरेट ना कर सके। अगर इसे ऑपरेट कर दिया गया तो वह इक्विपमेंट को चालू कर देगा, जिसके कारण इक्विपमेंट डैमेज होने या आदमी को इंजरी होने की संभावना है, जैसे कि वॉल्व्स, स्विचेस, कंट्रोल्स, ब्रेकर्स इत्यादि। लिफ्टिंग द आइसोलेशन। आइसोलेटर्स के अपने ऑपरेटिव पोजीशन, मतलब ये आइसोलेशन प्रोसेस का रिवर्सल प्रोसेस है। सिस्टम को नॉर्मलाइज करते समय आइसोलेटर्स को नॉर्मल पोजीशन पर वापस आने की प्रक्रिया को लिफ्टिंग द आइसोलेशन कहते हैं। मल्टी लॉक डिवाइस। ये एक मल्टीपल होने वाला लॉक है जिसे 6 या 12 या अधिक लॉक लगाने के लिए यूज किया जा सकता है। सिजर लॉकिंग डिवाइस और मल्टी लॉक डिवाइस दोनों सेम ही होता है। पॉजिटिव आइसोलेशन स्टैंडर्ड के तहत प्रोटेक्टेड पर्सन को कुछ अधिकार दिए गए हैं। आइए उनके बारे में आगे जानते हैं। प्रोटेक्टेड व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखे, अगर उस जगह जाना अलाउड हो तो। प्रोटेक्टेड व्यक्ति आपसे ट्रायल या टेस्ट करके दिखाने के लिए पूछ सकता है, ताकि वो यह सुनिश्चित कर सके कि सही इक्विपमेंट आइसोलेट किया गया है। प्रोटेक्टेड व्यक्ति ESI डॉक्यूमेंट देख सकता है, ताकि वो यह सुनिश्चित कर सके कि ESI डॉक्यूमेंट में लिखे सभी एनर्जी सोर्सेज का आइसोलेशन हुआ है या नहीं, और सभी पर इक्विपमेंट लॉक लगा है या नहीं। प्रोटेक्टेड व्यक्ति और ताकि सुनिश्चित कर सके कि ऑथराइज्ड व्यक्ति ही आइसोलेशन कर रहा है या नहीं। इस तरह प्रोटेक्टेड व्यक्ति को माई लाइफ इज माई लाइफ सुनिश्चित करने के लिए ये सभी बातें चेक करने का अधिकार है। पॉजिटिव आइसोलेशन के डिटेल्स में जाने के पहले कुछ शब्दों का डेफिनेशन जान लेते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन के अंतर्गत 3 प्रकार के लोग डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला, प्रोटेक्टेड पर्सन। प्रोटेक्टेड पर्सन वो व्यक्ति है जो कि इक्विपमेंट पर काम करने जा रहा है। ऐसे सभी व्यक्ति को जो किसी इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, उन सभी को प्रोटेक्टेड पर्सन कहा गया है। दूसरा, आइसोलेटिंग पर्सन। आइसोलेटिंग पर्सन वो व्यक्ति है जो आइसोलेशन करता है और इस काम के लिए ऑथराइज्ड है। तीसरा, आइसोलेशन प्लानर्स। आइसोलेशन प्लानर वो व्यक्ति है जो आइसोलेशन प्रोसीजर बनाना, कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन का प्रोसीजर बनाने का काम करता है। आइसोलेशन प्लानर ही एनर्जी सोर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन स्टैंडर्ड में 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। तीनों के लिए अलग अलग लेवल के ट्रेनिंग डिफाइन किए गए हैं। आइए ट्रेनिंग के इन डिफरेंट लेवल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1। आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1 का कोर्स प्रोटेक्टेड पर्संस के लिए है
और इसके अंदर आइसोलेशन लॉकिंग रेगुलेशंस को कवर किया गया है। दूसरा है आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1A। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो एनर्जी आइसोलेशन करेंगे। ये कोर्स आइसोलेटिंग पर्सन्स के लिए जरूरी है। तीसरा है आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 2। ये कोर्स आइसोलेशन प्लानर्स के लिए है। सभी टाटा स्टील एम्प्लॉइज जो वर्क परमिट के अंतर्गत काम करते हैं उन्हें आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1 जरूर करना चाहिए। सभी कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर जो वर्क परमिट के अंतर्गत काम करते हैं उन्हें भी आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 1 जरूर करना चाहिए। सभी आइसोलेटिंग पर्सन को आइसोलेटिंग ट्रेनिंग लेवल 1A जरूर करना चाहिए। सभी आइसोलेटिंग प्लानर्स को आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल 2 की ट्रेनिंग जरूर ले लेनी चाहिए। आइसोलेशन का मतलब है सेपरेशन और ब्लॉकिंग द एनर्जी सोर्स। किसी भी प्रकार के एनर्जी सोर्स को इक्विपमेंट से अलग करना या किसी जगह पर ब्लॉक करना आइसोलेशन कहलाता है। साथ ही काम करने के क्षेत्र से किसी भी रेसिडुअल एनर्जी को हटाना और ऐसे उपाय करना जो कि एनर्जी ब्लॉक की गई है उसे अनऑथराइज्ड तरीके से हटाया ना जा सके। कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन, अगर किसी भी आइसोलेशन में 3 आइसोलेटर या 2 से ज्यादा प्रकार के एनर्जी सोर्स इन्वॉल्व है तो इसे कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन कहते हैं। सारे कॉम्प्लेक्स आइसोलेशन के लिए अलग आइसोलेशन प्रोसीजर लिखा होना चाहिए। कंट्रोल स्टॉप वह मेथड है जिसमें इक्विपमेंट को कम समय के लिए काम के लिए बंद किया जाता है, पर इसमें लॉक नहीं लगाया जाता। इसमें वही काम कर सकते हैं जो कम समय के हों, जो लो रिस्क जॉब हो और जो रूटीन काम हो। कोई भी रिपेयर या मेंटेनेंस का काम कंट्रोल स्टॉप में नहीं किया जा सकता। कंट्रोल स्टॉप का एक अलग प्रोसीजर होना चाहिए। हाई वोल्ट सिस्टम में किसी भी काम के लिए कंट्रोल स्टॉप सिस्टम नहीं यूज कर सकते। एनर्जी सोर्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, केमिकल, थर्मल या रेडियो एक्टिव, ग्रेविटेशनल, मूविंग लोकोमोटिव इत्यादि। एनर्जाइज्ड, एक इक्विपमेंट जब किसी एनर्जी सोर्स से कनेक्टेड हो तो उसे एनर्जाइज्ड कहा जाता है। इक्विपमेंट, सारी मशीन्स और सिस्टम जैसे पंप, कंप्रेसर्स और पॉजिटिव आइसोलेशन सिस्टम जैसे वेंटिलेशन और हीटिंग सिस्टम, लाइटनिंग टूल्स और सर्किट ब्रेकर्स इसके अंतर्गत आते हैं। आइसोलेशन प्रोसीजर, ये एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कौन सा इक्विपमेंट आइसोलेट करना है तथा कैसे करना है। एनर्जी सोर्स आइसोलेट करने के लिए आइसोलेशन प्रोसीजर यूज करना चाहिए। इक्विपमेंट लॉक येलो रंग का होता है। आइसोलेटिंग पर्सन इसे आइसोलेटर के सेफ पोजीशन में आइसोलेटर पर अटैच करता है ताकि आइसोलेटर के किसी भी मूवमेंट को रोका जाए। दूसरा है ग्रुप आइसोलेशन। जब कहीं ज्यादा लोग काम में इन्वॉल्व हो तो ग्रुप आइसोलेशन किया जाता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से सीखेंगे। ग्रुप लॉक काले रंग का होता है। इसे ओनर एजेंसी लगाती है, यानी वो एजेंसी जिसकी ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स की जिम्मेदारी होती है। इसका इस्तेमाल इक्विपमेंट लॉक कीज को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। पर्सनल लॉक, जब आइसोलेटर को सेफ पोजीशन में लॉक कर दिया जाए तब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए लॉक को पर्सनल लॉक कहते हैं। सारे टाटा स्टील एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं अपना पर्सनल लॉक यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर के लिए कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर अपना पर्सनल लॉक लगाएगा। टाटा स्टील एम्प्लॉइज के लिए लॉक का कलर रेड है और टाटा स्टील सुपरवाइजर्स के लिए लॉक का कलर ब्लू है। ध्यान दीजिए, किसी भी इंडिविजुअल का पर्सनल लॉक उसके लिए उसके गेट पास के जितना ही इम्पोर्टेंट है। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स का इस्तेमाल केवल ग्रुप आइसोलेशन के लिए किया जाता है। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स नॉर्मली फिक्स टाइप का होगा और इक्विपमेंट के पास किसी सुविधाजनक जगह पर परमानेंटली लगाया जाएगा। लेकिन जगह पर
ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स का फिक्स्ड इंस्टॉलेशन पॉसिबल नहीं है, वहां पर लोकेशन का ध्यान रखते हुए एक पोर्टेबल ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स को ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस बॉक्स को इक्विपमेंट के पास ही रखना चाहिए जब तक कि परमिट को सरेंडर ना कर दिया जाए। आइसोलेटर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि एनर्जी सोर्सेस को इक्विपमेंट से पॉजिटिवली सेपरेट या ब्लॉक करता है और किसी भी प्रकार के रिमोट ऑपरेशन को करने के लिए केपेबल नहीं होता है जब तक कि पॉजिटिव आइसोलेशन की प्रक्रिया चल रही हो। पुश बटन्स, इमरजेंसी स्टॉप, लिमिट स्विचेस तथा रेल वेजेस जैसे डिवाइसेस आइसोलेटर नहीं कहे जाएंगे। आइसोलेटिंग डिवाइस एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी के ट्रांसमिशन या रिलीज को फिजिकली रोकता है। सर्किट ब्रेकर, लाइन वॉल्व इत्यादि आइसोलेटिंग डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अन्य डिवाइसेस जैसे लोकल स्टार्ट स्टॉप स्विच, सेलेक्टर स्विच, ऑटोमेटिक वॉल्व इंटरलॉक्स इत्यादि आइसोलेटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर बता सकते हैं? आइए देखते हैं कि हम डेली यूज होने वाले कुछ डिवाइसेस में से आइसोलेटर और आइसोलेटिंग डिवाइसेस को पहचान पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं कि हमारे जवाब सही है या नहीं। आशा करते हैं कि आपके जवाब सही रहे होंगे। आइसोलेटिंग एजेंसी। आइसोलेटिंग एजेंसी उस डिपार्टमेंट या यूनिट को कहते हैं जिसे इक्विपमेंट के आइसोलेशन के लिए ऑथराइज किया गया है, जैसे कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल शिफ्ट। आइसोलेशन बाउंड्रीज। आइसोलेशन बाउंड्री आइसोलेशन के कवरेज और रेंज को डिस्क्राइब करता है। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पर्सनल लॉ की बाउंड्री क्या है, मतलब इस आइसोलेशन से कहां तक हम सेफ हैं, जिसके आगे हमें नहीं जाना है। हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में 650 वोल्ट के ऊपर वोल्टेज को हाई वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, हाई वोल्टेज का क्राइटेरिया इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के रिवीजन के साथ बदल सकती है। लॉकआउट पॉइंट। लॉकआउट पॉइंट वो जगह है जहां पर हम इक्विपमेंट लॉक लगाते हैं जिससे कोई इन्हें ऑपरेट ना कर सके। अगर इसे ऑपरेट कर दिया गया तो वह इक्विपमेंट को चालू कर देगा, जिसके कारण इक्विपमेंट डैमेज होने या आदमी को इंजरी होने की संभावना है, जैसे कि वॉल्व्स, स्विचेस, कंट्रोल्स, ब्रेकर्स इत्यादि। लिफ्टिंग द आइसोलेशन। आइसोलेटर्स के अपने ऑपरेटिव पोजीशन, मतलब ये आइसोलेशन प्रोसेस का रिवर्सल प्रोसेस है। सिस्टम को नॉर्मलाइज करते समय आइसोलेटर्स को नॉर्मल पोजीशन पर वापस आने की प्रक्रिया को लिफ्टिंग द आइसोलेशन कहते हैं। मल्टी लॉक डिवाइस। ये एक मल्टीपल होने वाला लॉक है जिसे 6 या 12 या अधिक लॉक लगाने के लिए यूज किया जा सकता है। सिजर लॉकिंग डिवाइस और मल्टी लॉक डिवाइस दोनों सेम ही होता है। पॉजिटिव आइसोलेशन स्टैंडर्ड के तहत प्रोटेक्टेड पर्सन को कुछ अधिकार दिए गए हैं। आइए उनके बारे में आगे जानते हैं। प्रोटेक्टेड व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो आइसोलेशन की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देखे, अगर उस जगह जाना अलाउड हो तो। प्रोटेक्टेड व्यक्ति आपसे ट्रायल या टेस्ट करके दिखाने के लिए पूछ सकता है ताकि वो यह सुनिश्चित कर सके कि सही इक्विपमेंट आइसोलेट किया गया है। प्रोटेक्टेड व्यक्ति ईएसआई डॉक्यूमेंट देख सकता है ताकि वो यह सुनिश्चित कर सके कि ईएसआई डॉक्यूमेंट में लिखे सभी एनर्जी सोर्सेज का आइसोलेशन हुआ है या नहीं और सभी पर इक्विपमेंट लॉक लगा है या नहीं। प्रोटेक्टेड व्यक्ति ऑथराइजेशन लिस्ट भी देख सकता है ताकि सुनिश्चित कर सके कि ऑथराइज्ड व्यक्ति ही आइसोलेशन कर रहा है या नहीं। इस तरह प्रोटेक्टेड व्यक्ति को माई लाइफ इज माई लाइफ सुनिश्चित करने के लिए ये सभी बातें चेक करने का अधिकार है।
आइए अब पॉजिटिव आइसोलेशन में प्रयोग होने वाले लॉक्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। टाटा स्टील में पॉजिटिव आइसोलेशन सिस्टम में दो तरह के लॉक्स का प्रयोग किया जाता है, पर्सनल लॉक और सिस्टम लॉक। पर्सनल लॉक्स दो तरह के होते हैं। टाटा स्टील एम्प्लॉयज के लिए रेड कलर का पर्सनल लॉक होता है, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर के लिए ब्लू कलर का पर्सनल लॉक होता है। इस तरह सिस्टम लॉक्स भी दो तरह के होते हैं। येलो कलर के लॉक को इक्विपमेंट लॉक कहते हैं और इसे इक्विपमेंट पर आइसोलेटर के सेफ पोजीशन पे लगाया जाता है। ब्लैक कलर के लॉक को ग्रुप लॉक कहते हैं और वह ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड पर लगाया जाता है। आइसोलेशन लॉक्स के कुछ सामान्य नियम हैं। पहला, अगर आइसोलेशन लॉक की चाबी खो जाए या किसी को मिले तो उसे अपने इमीडिएट सुपीरियर को तुरंत सूचित करना चाहिए। आइसोलेशन लॉक्स की कोई डुप्लीकेट चाबी नहीं होनी चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो इन लॉक्स को नियमानुसार काट कर खोला जाना चाहिए। किसी भी आइसोलेशन लॉक को आइसोलेशन के अलावा किसी और काम में प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब कोई भी आइसोलेटर लॉक्ड हो, उस अवस्था में आइसोलेटर को बाईपास करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। यह दंडनीय अपराध है। एक लॉक से दूसरे लॉक को नहीं लगाना चाहिए। किसी लॉक को चमकाने या पिन करने की कोशिश भी मत कीजिए। आइसोलेटर को सेफ पोजीशन में ही लॉक करना चाहिए। आइसोलेटर को उस पोजीशन में कभी लॉक नहीं करना चाहिए जो सेफ नहीं हो। ऐसे जगह पर अगर जरूरत हो तो दूसरे तरह के लॉक लगाए जा सकते हैं, पर आइसोलेशन लॉक्स नहीं। आइए अब टाटा स्टील एम्प्लॉयज द्वारा यूज किए जाने वाले पर्सनल लॉक के बारे में जानते हैं। टाटा स्टील एम्प्लॉयज के लिए पर्सनल लॉक रेड कलर के होते हैं। ये लॉक जो यूज करता है उसके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है। पर्सनल लॉक की कोई मास्टर की या डुप्लीकेट चाबी नहीं होनी चाहिए। पर्सनल लॉक्स को पहचानने के लिए लॉक के बॉटम में एक लेबल लगाना चाहिए जिस पर इसके ओनर का पर्सनल नंबर, नाम, डिपार्टमेंट और सेक्शन लिखा होना चाहिए। आइए अब टाटा स्टील के कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर्स द्वारा यूज किए जाने वाले पर्सनल लॉक के बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर का पर्सनल लॉक ब्लू कलर का होता है। ये लॉक सिर्फ व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ब्लू कलर का पर्सनल लॉक की कोई मास्टर की या डुप्लीकेट चाबी नहीं होनी चाहिए। इन पर्सनल लॉक को पहचानने के लिए भी लॉक के बॉटम में एक लेबल लगाना चाहिए जिस पर इसके ओनर का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होना चाहिए। पर्सनल लॉक्स चाहे टाटा स्टील एम्प्लॉयज को इशू होने वाला रेड कलर का हो या कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर को इशू होने वाला ब्लू कलर का हो, इनके कुछ नियम हैं। जैसे पर्सनल लॉक अगर इक्विपमेंट पर लगा रहे हैं तो लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इक्विपमेंट पर पहले से इक्विपमेंट लॉक लगा होना चाहिए। पर्सनल लॉक अगर ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स पर लगा रहे हैं तो लगाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि बॉक्स पर पहले से ग्रुप लॉक लगा होना चाहिए। आइसोलेटिंग पर्सन अगर काम करना चाहते हैं, भले वो किसी भी ग्रुप या हिस्से के हों, उसे भी अपना पर्सनल लॉक लगाना चाहिए। पर्सनल लॉक्स रेड कलर का हो या ब्लू कलर का हो, इनके कुछ और नियम हैं जो जान लेते हैं। हमेशा आपके नाम पर इशू किया हुआ आपका पर्सनल लॉक ही प्रयोग कीजिए। किसी दूसरे व्यक्ति का पर्सनल लॉक को इस्तेमाल नहीं कीजिए। आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए कभी भी किसी और के पर्सनल लॉक पर भरोसा मत करिए। अपना पर्सनल लॉक किसी और को उधार मत दीजिए। किसी आइसोलेटर या ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स से अपने अलावा किसी और का पर्सनल लॉक नहीं हटाएं। आपका काम समाप्त करने के बाद अपना पर्सनल लॉक अवश्य हटा लीजिए। किसी लॉक को कभी भी चमकाना या पेंट नहीं करना है। कार्य शुरू करने से पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि आप जिस इक्विपमेंट पर काम करने जा रहे हैं उसका आइसोलेशन आइसोलेटिंग पर्सन द्वारा कर दिया गया है। सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका कार्य क्षेत्र आइसोलेशन बाउंड्री के अंदर ही है। सुनिश्चित कर लीजिए कि आइसोलेशन प्रोसीजर के अनुसार आइसोलेशन कर दिया गया है।
अगर कोई शंका या दुविधा हो तो आइसोलेटिंग एजेंसी से पूछ लीजिए। ग्रुप आइसोलेशन के अंतर्गत काम करने के लिए ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स पर जब ग्रुप लॉक लगा दिया गया हो अपना पर्सनल लॉक लगा दीजिए। इंडिविजुअल आइसोलेटर आइसोलेशन में काम करने के लिए आइसोलेटर के ऊपर मल्टी लॉक डिवाइस यूज करते हुए जिस पर इक्विपमेंट लॉक लगा हो अपना पर्सनल लॉक लगा दीजिए। सेल्फ आइसोलेशन फॉर वर्किंग अलोन के अंतर्गत काम करते हुए इक्विपमेंट पर अपना पर्सनल लॉक अवश्य लगाएं। कार्यस्थल छोड़ने से पहले टाटा स्टील के कर्मचारियों को इक्विपमेंट या ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स से अपना पर्सनल लॉक अवश्य निकाल लेना चाहिए। जब काम समाप्त हो जाए और काम करने वाले सभी लोग जॉब साइट से बाहर निकल जाएं, तो कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर को अपना ब्लू कलर वाला पर्सनल लॉक खोल लेना चाहिए। इक्विपमेंट लॉक येलो कलर का होता है। इक्विपमेंट लॉक आइसोलेटर को सेफ कंडीशन में लॉक करने के काम आता है ताकि आइसोलेटर को ऑपरेट होने से रोका जा सके। इक्विपमेंट लॉक को तभी लगाया जाता है जब किसी आइसोलेटिंग पर्सन द्वारा आइसोलेशन कर दिया गया हो। इक्विपमेंट लॉक के लेबल पर आइसोलेटिंग पर्सन का नाम लिखा होता है। ग्रुप आइसोलेशन के केस में इक्विपमेंट लॉक का लेबल ग्रुप बॉक्स की आइडेंटिटी बताता है। इक्विपमेंट लॉक के कुछ नियम जानते हैं। इक्विपमेंट लॉक को कभी भी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इक्विपमेंट लॉक को सिर्फ अधिकृत आइसोलेटिंग पर्सन द्वारा ही लगाया जाना चाहिए जो उस इक्विपमेंट के लिए अधिकृत हो। इक्विपमेंट लॉक आइसोलेटर्स को सेफ पोजीशन में लॉक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इक्विपमेंट लॉक के लेबल पर आइसोलेटिंग पर्सन का नाम या ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स की पहचान लिखी होनी चाहिए। ग्रुप लॉक ब्लैक कलर का होता है। ग्रुप लॉक को ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स को एक्टिव पोजीशन में लॉक करने के लिए लगाया जाता है ताकि ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में रखी इक्विपमेंट लॉक की चाबियां सुरक्षित रहें। ग्रुप लॉक के कुछ नियम जानते हैं। ग्रुप लॉक को कभी भी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। इक्विपमेंट लॉक को सिर्फ अधिकृत ओनर एजेंसी द्वारा ही लगाया या हटाया जाना चाहिए जो इस इक्विपमेंट या सिस्टम के लिए अधिकृत हो। ग्रुप लॉक ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स पर ही यूज किया जाता है। आइसोलेशन लॉक्स के इस आखिरी पेज पर हम अलग अलग तरह के आइसोलेशन लॉक्स की ओनरशिप के बारे में जानते हैं। पर्सनल लॉक की ओनरशिप उस व्यक्ति की होती है जिसे ये लॉक इशू होता है। यह नियम दोनों तरह के पर्सनल लॉक्स के लिए है, चाहे वो टाटा स्टील एम्प्लॉइज को इशू किया जाने वाला रेड कलर का पर्सनल लॉक हो या कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर के लिए इशू होने वाला ब्लू कलर का पर्सनल लॉक हो। पर्सनल लॉक का प्रयोग इस स्टैंडर्ड में दिए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पर्सनल लॉक सुरक्षित रखना चाहिए। पर्सनल लॉक को आपके गेट पास जितना महत्वपूर्ण समझना चाहिए। ग्रुप आइसोलेशन लॉक्स और इक्विपमेंट लॉक की ओनरशिप उस सेक्शन या डिपार्टमेंट की होगी जिसे यह इशू किया जाता है, जो इन लॉक्स का प्रयोग करते हैं। किसी भी स्थिति में दूसरे सेक्शन या दूसरे डिपार्टमेंट का लॉक यूज नहीं करना है। ग्रुप आइसोलेशन लॉक्स और इक्विपमेंट लॉक उनकी चाबियों के साथ एक बॉक्स में रखा जाना चाहिए। ये बॉक्स लॉकेबल भी हो सकता है अथवा सामान्य बॉक्स भी हो सकता है। ये बॉक्स शिफ्ट रूम में रखा जाना चाहिए। ऐसे सभी ग्रुप आइसोलेशन लॉक्स और इक्विपमेंट लॉक्स की चाबी जो इक्विपमेंट पर या ग्रुप आइसोलेशन में डाले गए हैं, उनकी चाबियां एक अलग बॉक्स में जिस पर ताला लगा हो रखी जानी चाहिए। ये बॉक्स भी शिफ्ट रूम में रखा जाना चाहिए। ऊपर लिखे सभी बॉक्सेस शिफ्ट इंचार्ज द्वारा प्रत्येक शिफ्ट के अंत में हैंडओवर टेक ओवर होने चाहिए। इस हैंडओवर या टेक ओवर की प्रक्रिया को लॉग बुक में लिखकर दोनों शिफ्ट इंचार्ज अपना अपना हस्ताक्षर करेंगे। आइसोलेशन लॉक्स के बारे में अब तक आपने कई बातें जान लिए हैं। आशा है कि आप इन सभी जानकारियों का समुचित उपयोग करेंगे।
आइए आइसोलेशन के मेथड्स के बारे में जानते हैं। पॉजिटिव आइसोलेशन स्टैंडर्ड में आइसोलेशन करने के 4 तरीके बताए गए हैं। कंट्रोल स्टॉप आइसोलेशन, इंडिविजुअल आइसोलेटर आइसोलेशन, ग्रुप आइसोलेशन, आइसोलेशन फॉर वर्किंग अलोन। इनमें से कब कौन सा मेथड यूज करना है ये आइसोलेटिंग एजेंसी यानी एनर्जी सोर्स के ओनर एजेंसी द्वारा तय किया जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं कंट्रोल स्टॉप के तरीके से। कंट्रोल स्टॉप क्या है, क्यों करते हैं तथा इसकी अन्य सभी जानकारियों को समझते हैं। कंट्रोल स्टॉप ऐसे कामों के लिए यूज किया जाता है जिसके लिए पूरा आइसोलेशन करना अव्यवहारिक है। इसमें पॉजिटिव आइसोलेशन का लॉक नहीं लगाते पर वर्क परमिट लेना जरूरी है। कंट्रोल स्टॉप में वही काम किए जा सकते हैं जो इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। सभी क्राइटेरिया मतलब सभी। जॉब का नेचर फ्रीक्वेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली, आवर्ली, मंथली कुछ भी हो सकता है पर काम रूटीन टाइप का ही होना चाहिए। काम 30 मिनट में समाप्त हो जाए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आइसोलेशन फेल हो जाए तो भी माइनर इंजरी से ज्यादा होने की संभावना नहीं हो। कंट्रोल स्टॉप का प्रोसीजर चीफ या ऑपरेशन हेड और सेफ्टी के हेड या सीनियर मैनेजर द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ऑपरेटर या वर्किंग एजेंसी जॉब करने से पहले कंट्रोल स्टॉप के प्रोसीजर के बारे में ट्रेंड होने चाहिए। ये सभी क्राइटेरिया पूरा होने पर ही जॉब कंट्रोल स्टॉप में किया जा सकता है। इनमें से एक भी क्राइटेरिया नहीं पूरा हो रहा हो तो वो जॉब कंट्रोल स्टॉप में नहीं हो सकता। आइए देखते हैं कि कौन से जॉब कंट्रोल स्टॉप के अंतर्गत बिल्कुल नहीं किए जा सकते। ऐसे जॉब्स जो नॉन रूटीन जॉब्स हों, ऐसे जॉब्स जिनमें इक्विपमेंट पर इलेक्ट्रिकल काम करना हो अथवा बेयर कंडक्टर्स के आसपास काम करना हो, वो कंट्रोल स्टॉप में नहीं हो सकते। ऐसे जॉब्स जिनके लिए स्पेशलिस्ट आइसोलेशन चाहिए जैसे हाई वोल्टेज और कंबशन। ऐसे जॉब्स जो कंट्रोल स्टॉप प्रोसीजर में नहीं लिखे हों, वो सभी जॉब कंट्रोल स्टॉप में नहीं हो सकते। इन सभी जॉब्स के लिए पूरा पॉजिटिव आइसोलेशन करके काम करना चाहिए। कंट्रोल स्टॉप कैसे करना चाहिए? कंट्रोल स्टॉप में जो भी स्विच यूज हुआ है उसका सिर्फ 2 पोजीशंस होना चाहिए, जैसे ऑन ऑफ, ओपन क्लोज। मल्टीपल कॉम्बिनेशन स्विचेस को कंट्रोल स्टॉप में प्रयोग नहीं कर सकते। कंट्रोल स्टॉप में यूज किए जाने वाले सभी इंटरलॉक हार्ड वायर्ड होने चाहिए। कोई भी पीएलसी लॉजिक में यूज किए गए इंटरलॉक कंट्रोल स्टॉप के स्विच के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अब देखते हैं इंडिविजुअल आइसोलेटर आइसोलेशन के बारे में। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ जाता है कि आइसोलेशन का यह तरीका तब प्रयोग करते हैं जब इंडिविजुअल आइसोलेटर यानी एक ही आइसोलेटर आइसोलेट करना हो। यह प्रोसीजर तब यूज होता है जब केवल एक जगह पर आइसोलेशन करना हो, यानी केवल एक आइसोलेटर ही आइसोलेट करना हो। काम करने के लिए 2 से ज्यादा एजेंसीज न शामिल हो और जो एजेंसीज आइसोलेशन मांग रहे हैं उनको आइसोलेशन वाली जगह पर बिना किसी खतरे या नुकसान के जाना अलाउड हो। वर्किंग एजेंसीज के आइसोलेशन वाली जगह पर जाने से किसी मशीन या उनको किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। अगर इनमें से कोई भी एक नियम पूरा न होता है तो ग्रुप आइसोलेशन प्रोसीजर प्रयोग करना चाहिए। अब देखते हैं ग्रुप आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन का यह तरीका तब प्रयोग करते हैं जब किसी जगह पर बहुत सारे लोग काम कर रहे हों। एक से अधिक आइसोलेटर्स आइसोलेट करना हो या कई जगह काम हो रहा हो। ग्रुप आइसोलेशन तब करते हैं जब एक से अधिक जगह आइसोलेशन करना हो या जो काम करने वाली एजेंसी है उसको आइसोलेशन वाली जगह पर पर्सनल लॉक लगाने की एंट्री नहीं हो।
आइसोलेशन में आइसोलेटिंग पर्सन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आइसोलेशन प्रोसीजर में लिखे हुए तरीकों से आइसोलेशन किया जाए और सभी आइसोलेटर्स को सुरक्षित पोजीशन में इक्विपमेंट लॉक से लॉक किया जाए। सभी इक्विपमेंट लॉक की चाबियां ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स या पोर्टेबल आइसोलेशन बॉक्स में रखी जाती है। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स पहले ग्रुप लॉक से लॉक किया जाता है और इसके बाद सभी काम करने वाले लोग उसी ग्रुप बॉक्स में अपना अपना पर्सनल लॉक लगाते हैं। अगर आइसोलेटिंग पर्सन भी काम करना चाहे तो उसे भी प्रोटेक्टेड पर्सन के सारे नियम पालन करना चाहिए। वो सभी लोग जो ग्रुप आइसोलेशन के अंतर्गत काम करना चाहते हैं वो सुनिश्चित करें कि ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में ग्रुप लॉक लगा हुआ है, आइसोलेशन प्रोसीजर लिखा हुआ है, आइसोलेटेड इक्विपमेंट का लिस्ट ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में रखा हुआ है, सभी इक्विपमेंट लॉक की चाबियां आइसोलेशन बॉक्स के अंदर लॉक्ड है, चाबियां बाहर से भी दिखनी चाहिए। सभी काम करने वाले चेक कर ले कि वो जिस इक्विपमेंट में काम कर रहे हैं वो इक्विपमेंट आइसोलेटेड इक्विपमेंट के लिस्ट में शामिल है कि नहीं। सभी काम करने वाले पक्का कर ले कि वो जिस इक्विपमेंट पर काम करने जा रहे हैं वो इक्विपमेंट पक्का आइसोलेट हो गया है। इसलिए काम करने वालों को सलाह दी जाती है कि अगर आइसोलेशन वाली जगह पर जाना अलाउड है तो आइसोलेशन के दौरान वहां जाएं और आइसोलेशन की प्रक्रिया को स्वयं देखें। सभी काम करने वाले लोग अपना अपना पर्सनल लॉक ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में लगा दें। ग्रुप आइसोलेशन में इशूइंग एजेंसी यानी ओनर एजेंसी को कुछ बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सुनिश्चित करें कि एक लिखित आइसोलेशन प्रोसीजर उपलब्ध है। सुनिश्चित करें कि लिखित आइसोलेशन प्रोसीजर में ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स की पहचान लिखी हुई है। सुनिश्चित कर लें कि ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स कार्यस्थल से जितना संभव हो नजदीक में रखा गया हो। सुनिश्चित करें कि इक्विपमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए प्लांट के ऑपरेशन ग्रुप से परमिशन लिया गया है। आइसोलेटिंग एजेंसी को लिखित आइसोलेशन प्रोसीजर के अनुसार आइसोलेशन करने के लिए सुनिश्चित करें। यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रोसीजर में लिस्टेड सभी आइसोलेटर्स सेफ पोजीशन में इक्विपमेंट लॉक द्वारा लॉक कर दिए गए हैं। सुनिश्चित करें कि सभी इक्विपमेंट लॉक की चाबी पर टैग या लेबल लगा है जो यह बताता है कि चाबी किस ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में रखी जाएगी। किसी भी ग्रुप आइसोलेशन को डीएक्टिवेट करते समय इशूइंग एजेंसी यानी ओनर एजेंसी कुछ बातों पर अवश्य ध्यान दे। सुनिश्चित करें कि ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में कोई भी पर्सनल लॉक्स लगा हुआ ना हो। सुनिश्चित करें कि सभी काम करने वाले लोग कार्य क्षेत्र से हट गए हैं। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स से ग्रुप लॉक खोल देने ताकि इक्विपमेंट लॉक की चाबियां निकाल दी जाए। सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई भी इक्विपमेंट लॉक की चाबी ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में ना बचे जिसका संबंध दूसरे ग्रुप आइसोलेशन बॉक्सेस के लिंकिंग से हो। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स से आइसोलेशन प्रोसीजर और आइसोलेटेड इक्विपमेंट्स की लिस्ट निकालें। ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स को डीएक्टिवेट पोजीशन में ग्रुप लॉक से लॉक कर दें, वरना ये बॉक्स अनयूजेबल माना जाएगा। आइसोलेटिंग एजेंसी को सूचित करें कि वो इक्विपमेंट लॉक्स की चाबियां लेकर लॉक्स खोल दें और आइसोलेटर्स को उनके नॉर्मल ऑपरेटिंग पोजीशन में रिटर्न कर दें। सिस्टम नॉर्मलाइज करने के बाद ऑपरेशन ग्रुप को सूचित कर देना चाहिए कि ग्रुप आइसोलेशन डीएक्टिवेट हो गया है। यहाँ एक ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड दिखाया गया है। आप बताएं कि ये बोर्ड एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड। दरअसल बोर्ड ना ही एक्टिवेटेड है और ना ही डीएक्टिवेटेड। इस स्थिति में बोर्ड को अनयूजेबल कहा जाता है। ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड कभी भी इस स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड या तो एक्टिवेटेड कंडीशन में ग्रुप लॉक से सिक्योर होना चाहिए या डीएक्टिवेटेड पोजीशन में ग्रुप लॉक लगा होना चाहिए। इस तरह नहीं रहना चाहिए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड या तो एक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड पोजीशन में लॉक्ड होना चाहिए, वरना इसे अनयूजेबल माना जाएगा। इस ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड को देखकर बताएं
कि क्या काम करने वाले लोग अब अपना पर्सनल लॉक लगा सकते हैं? नहीं, अभी भी ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स में आइसोलेशन प्रोसीजर और आइसोलेटेड इक्विपमेंट्स का लिस्ट नहीं रखा गया है। ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड में ग्रुप लॉक लगाने और ये दोनों डॉक्यूमेंट रखे जाने के बाद ही वर्किंग पर्सन अपना अपना पर्सनल लॉक लगाकर काम शुरू करेंगे। इस ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड में तो ब्लैक कलर का ग्रुप लॉक भी लगा है, आइसोलेशन प्रोसीजर भी रखा है, आइसोलेटेड इक्विपमेंट्स का लिस्ट भी रखा है और पर्सनल लॉक भी लगा है। आप देखकर बताएं कि क्या सब ठीक है अथवा आपके अनुसार कुछ गड़बड़ है। यहाँ एक गड़बड़ है। दो लोगों ने पर्सनल लॉक के दोनों पोजीशन पर अपना अपना लॉक लगा दिया है। अब तीसरा व्यक्ति अपना पर्सनल लॉक कहाँ लगाएगा? इसीलिए जब भी हम पर्सनल लॉक लगाने जाएं, तो यह सुनिश्चित करें कि आपका ताला लगाने के बाद कम से कम एक ब्लैंक होल बचा है। अगर आखिरी होल वाला बचा है, उसमें मल्टी लॉक डिवाइस या सिजर लॉक का प्रयोग करें, ताकि आने वाले लोगों को उनके लॉक लगाने के लिए ब्लैंक होल मिल सके। इस चित्र में जैसा दिखाया गया है कि हम मल्टी लॉक डिवाइस या सिजर लॉक का प्रयोग करें, ताकि आने वाले लोगों को उनके लॉक लगाने के लिए ब्लैंक होल मिल सके। यहाँ उदाहरण के लिए जी ब्लास्ट फर्नेस में प्रयुक्त ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड को दिखाया गया है। यहाँ पोर्टेबल ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड का चित्र दिखाया गया है। इसे ऐसी जगहों पर लगाया जा सकता है जहाँ परमानेंट ग्रुप आइसोलेशन बोर्ड लगाना प्रैक्टिकल नहीं है। इस चित्र में लेबल प्रिंटिंग डिवाइस को दिखाया गया है, जिससे लेबल्स को प्रिंट किया जाता है। इस मशीन से लॉक्स या टैग के लिए लेबल्स प्रिंट किए जा सकते हैं। यहाँ सिजर लॉकिंग डिवाइस या मल्टी लॉक डिवाइस का चित्र दिखाया गया है। इसे पर्सनल लॉक लगाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ ही ग्रुप आइसोलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। आशा है कि आप इसे अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब हम पॉजिटिव आइसोलेशन के चौथे मेथड के बारे में जानते हैं, जो है आइसोलेशन फॉर वर्किंग अलोन। यह तरीका तब प्रयोग किया जाता है जब अकेला व्यक्ति आइसोलेटिंग पर्सन भी है और वही अकेला व्यक्ति काम करने वाला भी है। यानी एक अकेला व्यक्ति है जो आइसोलेटिंग पर्सन भी है और वर्किंग पर्सन भी। इस प्रक्रिया में एक और व्यक्ति अलाउड है, मतलब काम करने वाले दो लोग हो सकते हैं, एक आइसोलेटिंग और एक वर्किंग, दूसरा एक और व्यक्ति। यह तरीका तब प्रयोग किया जाता है जब मेंटेनेंस कार्य के लिए सिर्फ एक ही आइसोलेटर आइसोलेट करना हो। जो व्यक्ति काम करेगा उसे सेल्फ क्लियरेंस लेना चाहिए, परंतु वो व्यक्ति उस काम के लिए ऑथराइज्ड आइसोलेटिंग पर्सन होना चाहिए और एनर्जी सोर्स का ओनर होना चाहिए। यह तरीका तब प्रयोग किया जाता है जब आइसोलेटिंग पर्सन एनर्जी सोर्स का ओनर है और रेस आइसोलेशन से प्लांट का प्रोसेस प्रभावित नहीं होता। अगर ऐसे किसी आइसोलेशन से प्लांट का प्रोसेस प्रभावित होता है तो यह तरीका नहीं प्रयोग कर सकते। अब हम कुछ ऐसे नियमों के बारे में जानते हैं जो हमारे लिए जीवन रक्षक हैं।
जीवन रक्षक नियम। इस पॉजिटिव आइसोलेशन प्रोसीजर में किसी नियम का उल्लंघन तुरंत रिपोर्ट किया जाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। इस तरह के प्रकरण में जांच की जिम्मेदारी उस अधिकारी की है जिनके अंडर काम करने वालों ने नियमों का उल्लंघन किया है। इस प्रोसीजर का कोई भी उल्लंघन आज के आज एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम यानी इनसेफ सिस्टम में रिपोर्ट की जानी चाहिए। कोई भी उल्लंघन आज के एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम यानी इनसेफ सिस्टम में नियर मिस के रूप में रिकॉर्ड करना है। पॉजिटिव आइसोलेशन प्रोसीजर में गलती करने पर सजा का प्रावधान रखा गया है। आइए जानते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जिनके लिए एम्प्लॉय को डिसमिस किया जा सकता है। बिना प्रोसीजर फॉलो किए जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति का पर्सनल लॉक हटाना, इस गलती के लिए वो व्यक्ति जो पर्सनल लॉक हटाता है उसे डिसमिस किया जा सकता है। इक्विपमेंट पे आइसोलेशन लॉक लगे होने के बावजूद सिस्टम या इक्विपमेंट को जानबूझकर चालू करना, इस गलती के लिए भी वो व्यक्ति जो इक्विपमेंट चालू करता है उसे डिसमिस किया जा सकता है। जानबूझकर किसी ऐसे इक्विपमेंट पर काम करना जो प्रोसीजर के अनुसार आइसोलेट नहीं किया गया हो, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को डिसमिस किया जा सकता है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनके लिए एम्प्लॉय के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शिफ्ट या जॉब के खत्म होने पर अपना पर्सनल लॉक नहीं हटाना अथवा भूल जाना, जानबूझकर किसी ऐसे इक्विपमेंट पर काम करना जो आइसोलेट तो किया गया है पर उस पर कोई लॉक नहीं लगाया गया है और पॉजिटिव आइसोलेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है, मतलब पॉजिटिव आइसोलेशन की प्रक्रिया के दौरान काम शुरू करना दंडनीय अपराध है। अगर किसी व्यक्ति का आइसोलेशन लॉक या चाबी बार बार खो जाता है तो वह दंडनीय है। इस स्टैंडर्ड का किसी भी प्रकार का उल्लंघन दंडनीय अपराध है। आइए जान लेते हैं कि अगर किसी का पॉजिटिव आइसोलेशन का लॉक या चाबी खो जाए तो उसके क्या नियम हैं। अगर किसी टाटा स्टील एम्प्लॉय का पर्सनल लॉक या चाबी खो जाए तो उसे अपने हेड या चीफ को तुरंत मौखिक सूचना देनी चाहिए। उसके बाद उसे एचओडी के पास एक लिखित वक्तव्य देना होगा जिसमें उन परिस्थितियों का विवरण होगा जिसमें उससे लॉक या चाबी खो गई। अगर विभागीय चीफ या हेड मौखिक या लिखित रिकमेंडेशन करते हैं तो उस एम्प्लॉय को विभाग से नया लॉक इशू हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय से पर्सनल लॉक या चाबी खो जाए तो उसे विभागीय हेड को तुरंत लिखित आवेदन देना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को भी नया लॉक विभाग से इशू कर दिया जाएगा और लॉक की कीमत की 2 गुनी राशि उसके बिल से काट ली जाएगी। अगर ग्रुप आइसोलेशन लॉक या इक्विपमेंट लॉक खो जाए तो संबंधित शिफ्ट इंचार्ज अपने सेक्शनल हेड या डिपार्टमेंट के हेड को लिखित में सूचना देंगे कि किन परिस्थितियों में ये लॉक खोए। अगर विभागीय चीफ या हेड मौखिक या लिखित रिकमेंडेशन करते हैं तो उस शिफ्ट इंचार्ज को विभाग से नए इक्विपमेंट लॉक या ग्रुप लॉक इशू हो जाए। अगर किसी लॉक की चाबी खो जाए तो उसका नियम भी वैसा ही है जैसा कि लॉक के विषय में अभी हम लोगों ने जाना है। अब तक आप पॉजिटिव आइसोलेशन में प्रयोग होने वाले सभी लॉक्स के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। आशा है कि आपने इन्हें अच्छी तरह समझ लिया है। यहाँ पर हम आइसोलेशन इम्प्लीमेंटेशन के कुछ फोटोग्राफ्स को देखेंगे।
धन्यवाद।